हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। टेस्ट के बाद अब टी20 की बारी है और ग्वालियर में टीम इंडिया के खिलाड़ी इकट्ठे हो गए हैं। मगर ग्वालियर में जो है काफ़ी कुछ हलचल चल रही है। मैच के इर्द गिर्द जो है ना वो काफ़ी बवाल चल रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। टीम इंडिया ने प्रैक्टिस सेशन किया है, उस प्रैक्टिस सेशन से क्या कुछ निकल कर आया उस पर भी बातचीत करेंगे। एक युवा टीम इंडिया है, गौतम गंभीर है, उनके साथ सूर्य कुमार यादव है। मगर कुछ 6 खिलाड़ी जो पिछली टी20 सीरीज में खेले थे वो इस टी20 सीरीज का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो टेस्ट मैचेस में खेले थे और उनको आराम दिया गया है। तो एक यंग टीम जो है वो बांग्लादेश से भिड़ने के लिए तैयार है। 3 मैच की सीरीज है, 6 तारीख से ये सीरीज शुरू हो जाएगी। ग्वालियर में पहला मुकाबला जो है वो खेला जाएगा। सबसे पहले स्पोर्ट्स अपडेट आपको दिखाते हैं, फिर आगे की चर्चा करेंगे कि किस तरीके से ये सीरीज पैन आउट हो रही है। ग्वालियर में टीम इंडिया ने जो है अभ्यास कर लिया है जी, और बहुत टाइम के बाद ग्वालियर में जो है इंटरनेशनल मैच हो रहा है। 6 तारीख से 3 मैच की टी20 सीरीज जो है वो खेली जाएगी। बांग्लादेश से टक्कर लेगी एक युवा टीम इंडिया। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में टेस्ट खिलाड़ियों को आराम दिया गया है, जिसकी वजह से काफी यंगस्टर्स को जो है ना इसमें मौका मिला है। सूर्य कुमार यादव जब से रेगुलर कैप्टन बने हैं तब मतलब उसके बाद ये उनकी दूसरी टी20 सीरीज है। एक श्रीलंका में हुई थी जो सूर्या की अगुवाई में टीम इंडिया ने जीती थी। ठीक है, ओडीआई सीरीज हार गए थे मगर टी20 सीरीज टीम इंडिया ने जीती थी। अब ये दूसरी सीरीज है जब से वो रेगुलर कैप्टन बने हैं। तो ये बड़ा एक तरीके से टेस्ट के बाद जो है टी20 का फॉर्मेट है, टीम इंडिया उसके लिए तैयारियों में जुटी है। अब नए खिलाड़ी हैं, कोच वही है मगर नए खिलाड़ी हैं, युवा खिलाड़ी हैं। एक तरीके से एक ऑडिशन कह सकते हैं, यंगस्टर्स को ट्राई करना कह सकते हैं। वो जो आपका नेक्स्ट मिशन होगा, जो लंबा मिशन है कि भाई जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप टी20 वर्ल्ड कप इंडिया में होना है, उसके लिए आप अभी से जो है ना सब चीज़ें देख रहे हो, कर रहे हो, और यही मौके होते हैं। उसके कई तेज गेंदबाजों को आपने लिया, एक एक करके सब पे बात करेंगे। मगर टेस्ट के बाद टी20 का जो तैयारी है, धूम धड़ाके की तैयारी है, वो अच्छे से हो रही है। बिल्कुल हो रही है और होनी भी चाहिए। देखिएगा, गौतम गंभीर साहब से बड़ी उम्मीदें हैं, यंगस्टर्स पे बड़ा भरोसा जताते हैं। बिल्कुल। आईपीएल के अपने टेन्योर में भी जब कप्तान भी हुआ करते थे, चाहे तब की बात कर लिए, चाहे एज अ मेंटोर भी केकेआर के साथ जुड़े रहे, यंगस्टर्स पे को बहुत बैक करते हैं, उनको लगातार मौके देते हैं। और अब जब 2 सीनियर प्रो जो है, इनफैक्ट 3, रविंद्र जडेजा भी, जब ये 3 खिलाड़ी जो है वो टी20 के सीन से बाहर ही हो चुके हैं, रिटायरमेंट ही अनाउंस कर दिया, तो अब उनके पास युवाओं को और मौका देने का पूरा स्कोप है। टीम में बहुत सारे खिलाड़ी हैं। अगर आप स्पेशली टी20 टीम के पूल को देखें तो भारतीय टीम के पास बहुत ज़्यादा खिलाड़ी हैं, लगभग 22, 25, 30 खिलाड़ी हैं जो आराम से किसी भी दिन एक टीम में अपनी जगह बना सकते हैं। ऐसे में किस तरीके से किस खिलाड़ी को कैसे ग्रूम करना है, आगे की क्या प्लानिंग रहने वाली है टी20 को लेके, चलिए टेस्ट और वनडे में तो आपके पास अभी भी सीनियर प्रोज आपके बच्चे हैं, लेकिन टी20 में आपकी क्या प्लानिंग रहने वाली है। अगले साल वर्ल्ड कप होना है, ये कुछ सीरीज बीच में जो आ रही है लगातार, इन्हीं सीरीजों में आपको अपने यंग गन्स को तैयार करना है। आधे से ज्यादा टीम रेडी है, लेकिन कुछ खिलाड़ियों को अभी भी रेडी करना बाकी है। किस तरीके से, किस स्ट्रैटेजी के साथ आप उन खिलाड़ियों को रेडी करते हैं, क्या इंटेंट होता है उन खिलाड़ियों का, इन्हीं सारी सीरीजों में पता चलेगा आगे चल के कि वर्ल्ड कप की टीम के लिए ऑलरेडी ये ऑडिशन एक तरीके से चालू है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि अभी बहुत समय बचा है टी20 वर्ल्ड कप में, लेकिन उसके पहले आपको बहुत ज्यादा टी20 मुकाबले भी नहीं खेलने हैं। तो जितने भी लिमिटेड मुकाबले बचे हैं आप उसके अकॉर्डिंग देखेंगे और अपनी बेस्ट टीम बनाने की कोशिश करेंगे। गौतम गंभीर फिलहाल उसी चीज में लगे हुए हैं ग्वालियर। बिल्कुल जी, आपको एक कल्चर तो डेवलप करना ही है ना, एक हिसाब किताब तो डेवलप करना ही है कि भाई हम इस तरीके से अप्रोच करना चाहते हैं टी20 को, और उस हिसाब के आपको खिलाड़ी, उस हिसाब के गेंदबाज, बल्लेबाज आपको जो है वो ढूंढने और फिर पोजीशंस एक एक करके फिक्स करती चले जाने। चलिए जी, ये तैयारी अच्छी हो रही है, प्रैक्टिस अच्छा हुआ है, और ये इसमें हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, इन सब ने हिस्सा लिया है, यंगस्टर्स ने हिस्सा लिया है। मगर इस मैच के इर्द गिर्द जो है ना वो सिर्फ मतलब कि क्रिकेट की बातें नहीं हो रही, बहुत कुछ और भी चल रहा है। विरोध हो रहा है जी इस मैच का, मतलब इस हद तक कि भाई पिच खोदने के लिए ना कुछ लोग आ रहे थे, पुलिस ने उनको रोका। पूरा मामला क्या है पहले आपको समझा देते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच जो है ना प्रैक्टिस सेशन दोनों टीमों ने किया है और ग्वालियर को एक किले में तब्दील कर दिया गया है। हिंदू महासभा संगठन नाम से एक संगठन है जिसने मैच का विरोध किया है। विरोध क्यों कर रहे हैं जनाब? वो विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उनका कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है।
इससे ये संगठन आहत है और वो नहीं चाहता कि बांग्लादेश टीम के साथ टीम इंडिया खेले, कोई भी क्रिकेट मैच खेले। जैसे पाकिस्तान से आप नहीं खेलते हो क्योंकि वो आतंकवाद फैलाते हैं, वैसे ही अगर हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, ये मतलब उनका कहना है, ये कितना सच है कितना झूठ है ये तो हमें नहीं पता, मगर ये है कि अगर ऐसा हो रहा है तो वो अपना जो है ये एक तरीके से स्ट्रैटेजी भी होती है, थोड़ा सा पॉपुलैरिटी गेन करने की। पीआर स्टंट कह सकते हैं आप इसको। देखिए मतलब पुलिस इसमें देखिए सचेत है। 163 जो है धारा वो लगा दी गई है और जो भी धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम करेगा पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। लगभग 1600 पुलिसकर्मी जो है ना वो होटल जहां पर टीम रुकी है, मैदान जहां पर प्रैक्टिस हो रही है और उसके बीच के रास्ते में तैनात किए गए। क्रिकेट स्टेडियम से लगभग 1.5 किलोमीटर पहले टिकट्स की जांच होगी, ठीक है, और इसके अलावा 2 बार टिकट चेक किए जाएंगे कि भाई जिसके पास टिकट है वही स्टेडियम तक पहुंच पाए। ऐसा कोई शरारती तत्व जो है ना वो स्टेडियम तक पहुंच के खेल खराब कर दे, खेल बिगाड़ दे, ऐसी अप्रिय घटना ना हो, नहीं होनी चाहिए। देखिए मतलब जो खिलाड़ी आ रहे हैं खेलने, उनका इसमें कोई दोष नहीं है। उनकी अपनी टीम में भाई एक हिंदू खिलाड़ी है लिटन दास, उनको भी बहुत सारे बैकलैश फेस करने पड़े थे, नो डाउट। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई बांग्लादेश अभी अनस्टेबल है, वहां की जो जनता है, वहां की पॉलिटिक्स, सारी चीजें थोड़ी अनस्टेबल चल रही हैं, लेकिन इन सब के चक्कर में आप क्रिकेट मैच को ना होने दें, उनके क्रिकेटर्स के साथ आप गलत बर्ताव करें, ये गलत है। ये हमारी मेहमान नवाजी नहीं कहती है। हम वसुदैव कुटुंबकम को फॉलो करने वाले देश हैं। हमारे देश में अगर एक टीम आती है एज अ मेहमान बन के आती है, खेल रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट खेला उन्होंने कोई ऐसी आपत्तिजनक बातें भी नहीं की। ऐसा भी नहीं है कि उनकी तरफ से, बिल्कुल उनकी तरफ से ग्राउंड में कभी भी कुछ ऐसा नेगेटिव एस्पेक्ट भी देखने को नहीं मिला। कोई बहस हो गई हो, किसी से लड़ाई हो गई हो, शांति से 2 टेस्ट मैच गुजरे हैं। मुकाबला बहुत कांटे का रहा, मुकाबले में बहुत गर्मी रही, लेकिन ऐसे किसी ने 1 to 1 गर्मी दिखाने की कोशिश नहीं की। तो जब आपके देश में आए हुए लोग इस तरीके से आराम से व्यवहार कर रहे हैं, आपका कोई तुक नहीं बनता है कि आप इस तरीके की चीजें करें। जो एक बैड एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी होते हैं वो देखिए हर जगह है, लेकिन आपको अगर चीजें आहत हुई हैं तो सरकारें उस चीज का मसला सॉल्व करेंगी। सरकार पे उस चीज को छोड़ दीजिए, जो लोग देश चला रहे हैं उन पे छोड़ दीजिए। आप एक संगठन के नाम पे इस तरीके से बवाल करें, दंगा करें, पिच खोदने की बात करें, ये चीजें शोभा नहीं देती हैं एज अ टीम, एज अ होस्ट नेशन, और हमें ये नहीं करना चाहिए। और देखिए ठीक है, आपने वही कही बात कि पीआर स्टंट वाली बात है। देश में इतने सारे हिंदू रह रहे हैं, हम भी हिंदू हैं, लेकिन आहत होने की बात तो कहीं भी नहीं आती है। वहां पे जो चीजें चल रही हैं उनको स्टेबल करने के चक्कर में आप इंडिया की पिच खोद देंगे, ये लॉजिक दूर दूर तक बिल्कुल समझ नहीं आता है। क्या लॉजिक है, क्यों है? पीआर स्टंट के अलावा ये कुछ समझ नहीं आता है। इस पर ज्यादा कॉमेंट हमें करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि क्रिकेट बहुत अलग है, स्पोर्ट्स बहुत अलग है पॉलिटिक्स से। पॉलिटिक्स का काम है तो जोड़ने का काम। एग्जैक्टली। शुरू से भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू से इतनी तकरार रही, इतनी लड़ाइयां रही, लेकिन फिर भी हमने इंडिया के तौर पे, एक देश के तौर पे हमेशा कोशिश की है कि स्पोर्ट्स की वजह से एकजुटता बनी रहे। वो तो जब पानी सर के ऊपर से निकल गया तब हमने एक डिसीजन लिया कि भाई आपको जहां खेलना है खेलिए, हम आपके साथ नहीं खेलेंगे। लेकिन बांग्लादेश के साथ अभी वैसे रिश्ते हैं नहीं हमारे, और एज ऑफ नाउ जब भी हमारी क्लैश हुई है, एक अच्छी क्लैश हुई है, एक हेल्दी कंपटीशन हुआ है। स्पोर्ट्स तो जोड़ने का काम करता है, स्पोर्ट्स बहुत अलग है, पॉलिटिक्स से उसको दूर रखना चाहिए, मेरा ये मानना है। बिल्कुल जी, पॉलिटिक्स से उसको दूर रखना चाहिए, और स्पोर्ट्स हमेशा देखिए जी जोड़ने का काम करता है, को मलहम लगाने का काम करता है। अगर उसको भी आप इन चीज़ों में घसीट लोगे तो फिर चीज़ें जो है ना और ख़राब होंगी, और जो दूसरे देश की आग है वो यहाँ पर भी लगेगी, ठीक है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मगर चलो, प्रशासन जो है वो सचेत है, सारे ज़रूरी कदम जो है वो उठाए गए हैं, पुलिसकर्मी तैनात हैं, और मैच को कराने की जो कोशिश की जा रही है। 14 साल के बाद जो है ना मैच हो रहा है। मुझे याद है 14 साल पहले मैंने मतलब करियर शुरू ही किया था, उस समय 2010 में मैच हुआ था, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था ग्वालियर में, जिसमें सचिन ने 200 किया, ठीक है। तो वो मैच मैंने उस फर्स्ट मैन ऑन द प्लैनेट, बस वो मैच मैंने उधर कवर किया था उस प्रेस बॉक्स से, ठीक है, जब पहली बार ऐसी कोई चीज़ हुई थी। तो उसके बाद जो है अब कोई मैच होने जा रहा है, बड़ी मतलब ये एक शहर के लिए बड़ी अच्छी बात होती है, और उसमें अगर इस तरीके से खटास डाल दी जाए ना तो फिर चीज़ें ना और ख़राब हो जाती हैं। चलिए जी, कोई बात नहीं, इस खटास को जो है प्रशासन देखेगा, बीसीसीआई देखेगी, और अपनी पूरी कोशिश जो है वहाँ पर की जा रही है। प्रैक्टिस सेशन हुए हैं तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर गौतम गंभीर जो है, नवरात्र चल रहा है, ठीक है, गौतम गंभीर भगवान को मानने वालों में से हैं, बहुत ज़्यादा मानने वालों में से हैं। तो गौतम गंभीर ने नई सीरीज़ है, नवरात्र चल रहा है, तो उससे पहले जो है ना मंदिर गए,
हेड कोच साहब, और उन्होंने दर्शन किए। कहाँ पर गए हम आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश के दतिया में जो है वो हेड कोच साहब पहुंचे। माँ पीताम्बरा मंदिर में जाकर गंभीर ने जो है पूजा अर्चना की है। बड़ा सिद्ध मतलब ये पीठ माना जाता है। और गंभीर ने वहाँ पर वनखंडेश्वर महादेव का जो है जलाभिषेक भी किया है। गंभीर की कोचिंग में दूसरी जो T20I सीरीज जो है वो खेली जा रही है। गंभीर सूर्या की जोड़ी ने जो है ना वो श्रीलंका में कमाल किया था, और इसीलिए जो है ना वो यहाँ पर भी लग रहा है कि भाई कमाल वो होगा। अब इस सीरीज से पहले मंदिर जाना ये सब कुछ भी एक अच्छी बात है। नवरात्र वैसे ही चल रहा है। गंभीर भी जो है ना गौतम बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, मतलब उतनी लाइटली ले नहीं रहे। जितना कमिटमेंट वो अपने खिलाड़ियों से चाहते हैं ना उतना कमिटमेंट खुद भी दे रहे हैं। और मंदिर जाना तो चलो एक अपना आपका पर्सनल मैटर है, मगर ये है कि आप समय टीम के लिए भी निकाल रहे हो। आपने रेस्ट खिलाड़ियों को दिया जो टेस्ट में खेल रहे थे, खुद रेस्ट नहीं ले रहे आप, जबकि आपके पास लंबी चौड़ी फौज है जो कि देख रेख कर सकती है। आप रेस्ट नहीं ले रहे, आप टीम के साथ बने हुए हो। आप यहाँ पर जो है ना एज ए कोच अपने आप को नई ख्याति प्राप्त करवाना चाहते हो, टीम को आगे ले जाना चाहते हो, भगवान के भी हाथ जोड़ रहे हो कि भाई उस चीज में हमें सफलता मिले। देखिए गंभीर पे बहुत प्रेशर होगा। मतलब आप देखिए कोचिंग इज नॉट अ पार्ट टाइम जॉब, इट्स अ फुल टाइम जॉब। और इसीलिए आप देखते हैं कि 3-4 साल कोचिंग करने के बाद अक्सर कोचेस कहते हैं कि नहीं अब भैया मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा, आई एम गोइंग टू टेक अ स्टेप बैक। अब आप नए कोच को बनाइए, किसी को भी लाइए, क्योंकि इट्स अ वेरी हेक्टिक जॉब। आप देखिए कि टीमें लगभग 10 महीने इधर उधर खेलती रहती हैं। आप लगातार टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, ए टीम खेले, बी टीम खेले, कोई भी खेले, लेकिन आपको वहां मौजूद रहना पड़ता है एज अ कोच, एज मैनेजमेंट। और ये बड़ा फुल टाइम जॉब है एक तरीके से, और आप बिल्कुल रेस्ट ले भी नहीं सकते। और दूसरी चीज प्रेशर उन पे कितना है आप ये सोचिए। कोई टीम नीचे लगी होती उसको ऊपर ले आने के लिए उनके पास ज्यादा मेहनत करते जरूर, लेकिन उस हिसाब से उनको आसान लगती चीजें। टास्क आसान था कि एक नीचे लगी हुई टीम को ऊपर लेके आना, लेकिन एक टीम जो ऑलरेडी इतनी सक्सेसफुल है, क्रॉस फॉर्मेट सक्सेसफुल है, उसने बहुत सारी चीजें अचीव की हैं। हाल फिलहाल ही पिछले कोच के टेन्योर में उसने वर्ल्ड कप के साथ अपने टेन्योर को खत्म किया उस कोच ने। ऐसी सक्सेसफुल टीम को अगर आप लेके आगे बढ़ते हैं, कोच बनते हैं, तो फिर आपको जरूर कुछ एक्स फैक्टर उसमें जोड़ना पड़ेगा, वरना ऐसे तो टीम इंडिया अच्छा कर ही रही है। आपने उसमें अपना क्या इनपुट दिया, आपने कैसे टीम को एक स्टेप अहेड बना दिया, एक स्टेप ऊपर लेके गए, वो बहुत ज्यादा प्रेशर है। और इंडियन टीम का कोच होना अपने आप में वैसे भी बहुत प्रेशर है। बहुत सारे लोगों की उम्मीदें, बहुत सारे बहुत आपने यंग कैप्टन आपके कहने पे जो है बनाया गया, आप कैसे T20 सीरीज को हल्के में लेके छोड़ सकते हो? बिल्कुल छोड़ भी नहीं रहे, ठीक है। चाहे भगवान की पूजा तो चलो उनका एक पर्सनल मैटर है, मगर ये है कि भाई वो चीज करी और उसके बाद प्रैक्टिस सेशन में आए। दूसरी चीज आप एक और ये देखिए, प्रैक्टिस सेशन भी मिस नहीं किया, नहीं करेंगे। हाँ। आप देखिए उनके दिमाग में गंभीर को लाया गया था, बीसीसीआई से बातचीत हुई थी और कुछ 5 बुलेट पॉइंट्स बोले गए थे कि भाई WTC का फाइनल है, 2026 में T20 वर्ल्ड कप है, 2027 में ODI वर्ल्ड कप है और 2025 के स्टार्टिंग में चैंपियंस ट्रॉफी है। ये 4 मेजर असाइनमेंट्स उनको दिए गए हैं। इन 4 में से वो एटलीस्ट कोशिश करेंगे कि भाई 2 जगह तो जीत हासिल करें। WTC का फाइनल आने वाला है, चैंपियंस ट्रॉफी जिताएं आप, T20 वर्ल्ड कप में भी ज्यादा समय नहीं बचा है, कुछ महीने बचे हैं, साल भर भी नहीं, और भारत में है तो एक्स्ट्रा एडेड प्रेशर है। तो आप और अब आपके पास आप ये भी नहीं कह सकते कि थोड़ा मैं रिलैक्स फील करूं क्योंकि रोहित और विराट हैं वहां पे, अब आपको टीम बनानी है, ग्राउंड पे मैदान में टीम को हैंडल कर लेंगे, मेरी उतनी जरूरत नहीं। अब आपको टीम बनानी है, बिल्ड करनी है, नए लड़कों में वो कोऑर्डिनेशन बिठाना है, वो इंटेंट बतानी है उनको। तो इन सारी चीजों में समय लगेगा। आपसे बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत हाई है, नो डाउट। और शायद इसीलिए बहुत सारे ऑप्शंस थे कोचिंग के। बहुत सारे लोगों दुनिया में कौन सा ऐसा खिलाड़ी या एक्सपर्ट नहीं होगा जो इंडियन टीम को कोच ना करना चाहे आज की डेट में। पैसे वाइज, रिसोर्सेज वाइज, औहदे वाइज सक्सेसफुल टीम है। आपको पता है कि आपका नाम अगर इंडियन टीम के साथ जुड़ता है, यू नो कि ये टीम सक्सेसफुल है, आगे भी रहेगी, तो कहीं ना कहीं आपका भी करियर ब्लश करेगा उस हिसाब से। लेकिन आप पे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। बहुत सारे विदेशी कोचों ने भी अप्लाई किया, लेकिन हमने उनको नहीं बुलाया। हम चाहते थे कि हमारे इंडियन खिलाड़ी जो इस सेटअप में रह चुका है, इस चीज को जान चुका है, वो आए इस सेटअप में। तो बहुत ज्यादा प्रेशर है गौतम गंभीर पे भी एज अ कोच, और इसीलिए ये सीरीज भले दुनिया की नजर में बांग्लादेश से उतनी टक्कर आपको ना लगे, हालांकि फॉर्मेट जब छोटा हो जाता है तो कोई भी टीमें किसी को भी ऑन गिवन डे टक्कर दे सकती है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बांग्लादेश ने पहले करके भी दिखाया है बहुत बार, बहुत बड़ी बड़ी टीमों के साथ, तो हल्के में तो उनको वैसे भी नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज, इस तरीके की सीरीज में आप अपनी नई टीम को, चूंकि आपको बिल्ड करना है, अच्छा मौका है ग्रूम करने का, यंग लड़कों को मौका देने का, अलग अलग स्लॉट्स में ट्राई एंड टेस्ट करने का, और जब ट्राई एंड टेस्ट करके आपको एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, फिर आप उस तरीके से एक टीम बना के उतारेंगे बड़े टूर्नामेंट में। क्योंकि भूलना नहीं चाहिए, इस बार आपके पास ना विराट कोहली है, ना रविंद्र जडेजा है, ना
रोहित शर्मा एज अ कैप्टन आपको मिलेंगे, एज अ प्लेयर भी नहीं मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ऑल टुगेदर एक ट्रांजिशन फेज चल रहा है अगर केवल T20 फॉर्मेट की बात करें। और इस ट्रांजिशन फेज में अगर गंभीर साहब जो कोच हैं अगर वो एक्टिव नहीं रहते हैं तो फिर टीम सबसे ज्यादा जरूरत है गंभीर की सबसे छोटे फॉर्मेट के अंदर। एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि वहां पर आप एक नई टीम बिल्ड कर रहे हो, एक फ्यूचर की टीम बिल्ड कर रहे हो, फ्यूचर स्टार्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। और टेस्ट और ओडीआई की टीम तो बिल्कुल सेटल्ड है, बिल्कुल सेटल्ड। मोर और लेस आप पिछले ओडीआई वाली टीम 2027 में लगभग खिलाएंगे। वही एक आधा प्लेयर प्लस माइनस हो सकते हैं। टेस्ट की आपकी टीम कंसिस्टेंट हो चुकी है। T20 इज द फॉर्मेट जहां पे गंभीर की सबसे ज्यादा जरूरत है, सबसे ज्यादा मेहनत भी वहीं पे करनी है आपको। चलिए जी, अब एक ना वाकया हुआ जी, ठीक है, प्रैक्टिस के अंदर जो स्टैंड आउट कर गया। हार्दिक पांड्या से जो है ना, जो गेंदबाजी कोच है वो थोड़े से नाखुश नजर आए। पूरा मसला क्या है वो आपको समझा देते हैं। T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया से जो है हार्दिक पांड्या जुड़ गए। लंदन में पहले प्रैक्टिस कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, जो भी अपना फिट रखने के लिए, अपने आप को आगे के दौरों के लिए वो कर रहे थे। वहां से वो आए और उसके बाद ग्वालियर पहुंचे। ग्वालियर में हार्दिक ने जमकर जो है नेट्स में गेंदबाजी की। और मॉनी मॉकल जो टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच हैं, जिन्होंने हार्दिक के साथ पहले काम नहीं किया है, क्योंकि मॉनी मॉकल तो अभी जुड़े हैं, श्रीलंका में वो थे नहीं, ठीक है, जब हार्दिक वहां पर थे। और हार्दिक ने वहां पर वनडे सीरीज नहीं खेली थी, ब्रेक लिया था बिकॉज ऑफ निजी कारणों की वजह से। तो गेंदबाजी कोच ने जो है हार्दिक पांड्या को समझाया, स्टंप के काफी करीब आकर ना वो गेंदबाजी कर रहे थे, तो उन्होंने भाई वो करने से मना किया, ठीक है। और हार्दिक के रिलीज पॉइंट को लेकर भी मॉकल ने जो है ना वो काफी सलाह दी है। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया कि हार्दिक को वनडे टीम में अगर वापसी करनी है तो उन्हें भारत में लिस्टेड टूर्नामेंट जैसे विजय हजारे ट्रॉफी मैचेस खेलकर वहां पे 50 ओवर के मैच खेलने होंगे, 10 ओवर की गेंदबाजी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते वो भी डालना होगा। तो हार्दिक पांड्या आपकी पिक्चर में है, आपके फोकस में है, और उनसे ना बड़ी उम्मीदें हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप सिर्फ T20 सेटअप की बात करें ना तो दूसरे सबसे सीनियर खिलाड़ी हो गए। बिल्कुल, ठीक है, आप ये समझ लीजिए। और वहां पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, गेंद से भी बल्ले से भी। हार्दिक को एक और फिनिश प्रोडक्ट बनाना ये बहुत जरूरी है, ना सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के लिहाज से बल्कि नई T20 टीम के लिहाज से। बिल्कुल हार्दिक बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। और अब तो जब रोहित और विराट जा चुके हैं तो आपने बिल्कुल सही कहा, मतलब अब सीनियर खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। सूर्य कुमार यादव हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, हार्दिक पांड्या है, ये सारे अब वो खिलाड़ी हैं जिन पे अब जो टीम मैनेजमेंट हो गई। अब जो यंग प्लेयर्स हैं वो इन पे लुक आफ्टर करेंगे कि यार ये क्रंच मोमेंट है, यहाँ क्या करना चाहिए, वो सलाह लेने के लिए अब आप इस तरीके के खिलाड़ियों के पास जाएंगे। बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है, इंटरनेशनल लेवल का भी, डोमेस्टिक लेवल का भी, और बड़े अब सीनियर खिलाड़ी हैं ये लोग। इन्हीं को टीम को आगे लेके जाना है, स्पेशली इस फॉर्मेट में। और हार्दिक पांड्या उनको आप चाहे कप्तान बनाए चाहे ना बनाए, एक नेचुरल कैप्टेंसी है उनके अंदर, वो एक है उस तरीके का ऑरा उनका कि वो एक नेचुरल कप्तान नजर आते हैं। जैसे विराट कोहली हैं, अब कैप्टेंसी से जरूर हट गए हैं लेकिन अभी भी आप बहुत एनिमेटेड देखेंगे विराट कोहली को जब वो फील्ड वगैरह सेट करते नजर आते हैं, अब भी बहुत सारी जगहों पे। तो कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या वो क्रूशियल प्लेयर हैं। दूसरी चीज जो वो अपने पोटेंशियल के हिसाब से देते हैं आपको एज ए टीम, गेंदबाजी देते हैं, फास्ट बॉलिंग और 140 प्लस की पेस है उनकी, उसके बाद बल्लेबाजी देते हैं, फिनिशिंग देते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं। तो केवल T20 नहीं, उनका वनडे फॉर्मेट में भी बेहतर खेलना बड़ा जरूरी है। सीनियर खिलाड़ी हैं तो बिल्कुल उन पे एक अलग ध्यान होगा, एक अलग फोकस होगा उन पे मॉर्ने मॉर्कल का। और वो स्पेशली जब पहली बार दोनों आपस में मिल रहे हैं, क्योंकि इसके पहले कभी कोई खास इंटरेक्शन हुआ नहीं, IPL में भी कोई खास इंटरेक्शन हुआ नहीं है, किसी टीम में साथ काम नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो एक जोड़ी है इस पे सबकी नजरें बने रहेंगी कि ये किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। उनकी गेंदबाजी अच्छी है, उसमें और क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, मॉर्ने मॉर्कल पे भी प्रेशर होगा। बिल्कुल जी, और ये इस प्रेशर में ही डिलीवर करना है, मिल बांट के काम करना है और इसी तरीके से आगे लेके जाना है। वैसे हार्दिक पांड्या को लेकर तमाम किस्म की बातें और भी हैं कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए हो सकता है टेस्ट में जो है वो उनको ले भी लिया जाए, एक अलग डायमेंशन वो ऐड कर देंगे, मगर पता नहीं उन सब चीज़ों का क्या होगा क्या नहीं होगा। मगर हाँ, उन पर काम ज़रूर किया जा रहा है कि उनको और एक फिनिश्ड बॉलर जो है ना वो बनाया जा सके। वैसे बॉलर्स की जहाँ तक बात आ रही है ना, तो 3 नाम है जनाब, हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। वो जो है यहाँ पर उनको डेब्यू करने का मौका मिल सकता है। हर्षित राणा हमने देखा ही IPL में, मयंक यादव और नीतीश कुमार रेड्डी, ऑलराउंडर है वो तो, खैर ठीक है। चलो, हर्षित राणा, मयंक यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, इनको डेब्यू करने का मौका मिल सकता है। इसमें से जो प्रोबेबल मुझे लग रहा है ना आयुष, जो जिसको डेब्यू करने का मौका जरूर मिलेगा, ठीक है भाई, एक तो आपके अर्शदीप हो गए, वो तो खेलेंगे 11 में। दूसरा आप मयंक यादव को ट्राई करोगे यहां पर ये देख के कि भाई वो जो IPL में करते थे क्या वो इंटरनेशनल में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। दूसरा, अगर वो कर सकते हैं तो उनके पास पेस है,
फिर आप उनको यहां पर ट्राई करके ना आप उनको बीजीटी के लिए भी सोच सकते हो, मतलब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए एज ए नेट बॉलर भी सोच सकते हो कि भाई पेस है इनके पास, सरप्राइज एलिमेंट्स जो है ना वो ये लेके आते हैं अपने साथ। तो मयंक यादव पर फोकस जरूर रहेगा, इनको मुझे लग रहा है डेब्यू का मौका जरूर मिलना है। बिल्कुल, अगर इन 3 खिलाड़ियों में से आप मेरे से अभी पूछ लें कि वो कौन सा एक खिलाड़ी है जो सबसे पहले डेब्यू करेगा, मैं बिल्कुल मयंक यादव के साथ जाऊंगा। मयंक यादव एक्स फैक्टर खिलाड़ी हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तो थोड़ी सी अलग चीज हो गई, चलिए टेस्ट क्रिकेट है, नेट बॉलर एज ए नेट बॉलर जरूर प्रैक्टिस के लिए जा सकते हैं टीम इंडिया के साथ, लेकिन T20 फॉर्मेट में कमाल के गेंदबाज है, 4 ओवर फेंकना रहता है, कोई बहुत ज्यादा है नहीं। फिटनेस का थोड़ा मसला रहा है, इनका कंसर्न रहा है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा बेहतर हो जाता है तो बहुत शानदार खिलाड़ी हैं और इंपॉर्टेंट इनके लिए ये सीरीज होने वाली है। अगर इस मौके को भुना देते हैं तो देखिए T20 वर्ल्ड कप अगले ही साल है, भारत में होना है। इंडियन विकेट पे IPL में अच्छा कर चुके हैं, इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा भी अच्छा कर दिया तो एक एक्स्ट्रा पेस भारत के पास हमेशा हमने देखा है कि जब भी कोई गेंदबाज आता है जिसके पास एक एडेड पेस वाला एडवांटेज होता है, हम उसके साथ जाते हैं और नो डाउट वो सरप्राइज एलिमेंट लेके आते हैं। मयंक यादव को मैं बिल्कुल यहां पे डेब्यू करते देख रहा हूं, कमाल के एक्साइटिंग टैलेंट है और अगर बेहतर कर जाते हैं तो भारतीय टीम के लिए इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। T20 में भी बहुत बड़ा एडवांटेज होगा भारतीय टीम के पास अगर इतना रॉ पेस वाला एक बॉलर आ गया, क्योंकि ये एक वैरायटी है जो भारतीय टीम के पास अक्सर नहीं मिलती है। आप देखेंगे 140 वाले बहुत सारे गेंदबाज हैं जो एक्यूरेटली फेंकते हैं, स्विंग भी करा लेते हैं, लेकिन जब आप T20 क्रिकेट की बात करते हैं हमारे पास 140 से जो 150 प्लस का जो एक फासला 10-15 माइल्स पर आवर का जो एक्सप्रेस पेस जिसको हम कहते हैं एग्जैक्टली, वो हमारे पास पिछले कई सालों से नहीं रही है। उमेश यादव ऑन एंड ऑफ रहे हैं, वरुण एरन थे वो भी ऑन एंड ऑफ रहते थे, तो वो एक्सप्रेस पेस की तलाश में उमरान मलिक आए, लेकिन वो भी वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाए। इनके पास जो एक एक्स फैक्टर है कि रॉ एक्सप्रेस पेस के साथ इनके पास लाइन लेंथ की वो एक कला भी है, ये कंसिस्टेंटली एक टप्पे पे डाल सकते हैं एक ओवर लगातार। वो जो इनको चीज है वो इनको एक्स फैक्टर गेंदबाज बनाती है। इस सीरीज में दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए, बड़े एक्साइटिंग टैलेंट है, थोड़ा भी अच्छा करते हैं तो मैं तो इनको 2026 T20 वर्ल्ड कप में बिल्कुल भारतीय बॉलिंग अटैक में देखता हूं इनको। बिल्कुल जी, इनको अटैक में देखा जाएगा, इन पर जो है वो निगाहें रहेंगी। एक तरीके से इनका ऑडिशन ही आप मान लीजिए बड़े चीजों के लिए ना, वो ऑडिशन जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ इनका होने जा रहा है। चलिए जी, अब यहां पर एक पेंच और फंसा हुआ है हमने, जो बड़ा थोड़ा सा ट्रिकी सा पेंच है कि भाई विकेट कीपर कौन होगा, क्योंकि ऋषभ पंत है नहीं, अगर वो होते तो नेचुरली वो होते। ये 2 विकेट कीपर के चॉइस है जी, अब इसमें से 11 में किसको चुना जाए ये एक बड़ा सवाल है, जिसका मतलब अब आप देख लीजिए क्या इसमें किया जा सकता है, मगर ये है कि संजू सैमसन वर्सेस जितेश शर्मा। जहाँ तक बात ये है कि भाई श्रीलंका के खिलाफ हाल ही में संजू सैमसन ने T20 सीरीज खेली थी, कुछ प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था, मगर अभी जो दिलीप ट्रॉफी के अंदर इंडिया डी की तरफ से खेलते हुए उन्होंने 106 रन बनाए, फिर 45 रनों की पारी खेली। संजू के पास मतलब कि 30 T20 मैचेस उन्होंने खेले हुए हैं और अगर जितेश की बात करें तो 9 T20 मैचेस हैं। हर लिहाज से अगर आप देखो, मुझे गंभीर की पसंद भी संजू सैमसन नजर आते हैं। बिल्कुल, ठीक है, मतलब लगता है कि भाई हाँ भाई वो इस खिलाड़ी को ना किसी और रोल में देख रहा है, इसको देना चाहता है मौका, मिलना चाहिए मौका मुझे लगता है, और इससे बेहतर मौका नहीं होगा। उनके पास ना कोई कंपटीशन है, ना कोई बहुत ज्यादा सीनियर खिलाड़ी टीम में है, वही एक सीनियर खिलाड़ी के तौर पे खेल रहे हैं। नो डाउट इंडियन टीम के लिए उतना ज्यादा प्रैक्टिस, उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल लेवल या डोमेस्टिक लेवल IPL लेवल की बात करें, टीम की कप्तानी कर रहे हैं, कई सालों से करते आ रहे हैं, सीनियर खिलाड़ी में गिने जाते हैं अपने फ्रेंचाइज क्रिकेट में, तो कहीं ना कहीं आप सीनियर खिलाड़ी हैं, आपको साबित करना होगा। मुझे लगता है कि ये बहुत शानदार एक सीरीज रहने वाली है संजू सैमसन के लिए। तीनों मुकाबले उनको मिलेंगे भरपूर और तीनों मुकाबलों में एक अच्छा मौका है उनको खुद को साबित करने का, क्योंकि देखिए संजू सैमसन के साथ कोई माने या ना माने, लेकिन सच्चाई यही है कि भाई प्रॉमिसिंग बहुत लगते हैं, लगता है कि भाई क्या कर डालेंगे। जब खेलने लगते हैं अपनी पे तो इतने ब्यूटीफुल, इतने शानदार, इतने क्लासी प्लेयर लगते हैं कि बहुत कम दुनिया में ऐसे खिलाड़ी लगते हैं। एफर्टलेस शॉट्स लगाना, एफर्टलेस छक्के चौके लगाना, कमाल, लेकिन वो कंसिस्टेंसी मिस करते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती है। पिछले IPL में वो आई थी तो देखिए टॉप रन गेटर्स में भी थे, लेकिन वो कंसिस्टेंसी जिस दिन भारतीय टीम के लिए आने लगी, लंबे रेस के घोड़े हैं और एक बार अगर ये चल जाएंगे तो उसके बाद भारतीय टीम को ज्यादा इधर उधर देखने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। उस तरीके के खिलाड़ी हैं, पारी को बिल्ड कर सकते हैं, पारी की शुरुआत कर सकते हैं, टॉप ऑफ द ऑर्डर बल्लेबाजी कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं गेम को, सारी कला है। मिसिंग है तो सिर्फ वो कंसिस्टेंसी। अगर वो कंसिस्टेंसी आ जाती है तो संजू सैमसन से बेहतर इस फॉर्मेट में इस पोजीशन के लिए कोई और हो नहीं
नहीं सकता, कीपिंग उनकी लाजवाब है ही। मुझे लगता है कि जितेश शर्मा जरूर हैं, लेकिन अभी भी एक्सपीरियंस के लिहाज से संजू सैमसन को इज फार मोर अहेड देन जितेश शर्मा, और मुझे लगता है कि तीनों मैच में संजू सैमसन को मौका मिलना चाहिए, एक फेयर बिट ऑफ मौका उनको मिलना चाहिए। एक और बार आप उनको 3 मैच के लिए लगातार ट्राई करिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो तीनों मैच में चले ना चले, आप उनको एक क्लियर कट रोल या मैसेज पहुंचा दीजिए कि हम आपको तीनों मैच में ट्राई करेंगे, आप बेधड़क निश्चिंत होकर अपना नेचुरल गेम खेलिए। मुझे लगता है ये सीरीज संजू सैमसन के लिए वो क्या बोलते हैं, करियर डिफाइनिंग मेक और ब्रेक सीरीज होगी, और करियर डिफाइनिंग सीरीज बिल्कुल हो सकती है T20 फॉर्मेट की बात। बिल्कुल जी, वैसे तो करियर बहुत पहले शुरू हो गया था, मगर अभी तक जो है ना वो सेटल नहीं हो पाया, तो बहुत संभव है कि ये एक ब्रेक थ्रू सीरीज उनके लिए यहाँ पर हो जाए। चलिए जनाब, इस शो में, इस ब्रॉडकास्ट में अभी बस इतना ही। अब मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।